हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा क्लासेस में। साथियों, आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे भारत का संवैधानिक विकास की अगली कड़ी में 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। दोस्तों, इससे पहले हम कई चार्टर अधिनियम पढ़ चुके हैं और उन चार्टर अधिनियमों के साथ साथ अब हम ये 1853 ईस्वी का जो चार्टर अधिनियम है उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो साथियों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आज का रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। देखिए, सबसे पहले आपको जानकारी दे दें कि जो 1793 ईस्वी से और 1853 ईस्वी तक जो चार्टर पारित किए गए, जो चार्टर अधिनियम सामने आए, प्रस्तुत किए गए, उनकी कड़ी में ये 1853 ईस्वी का एक अंतिम और निर्णायक चार्टर अधिनियम माना जाता है। देखिए, संवैधानिक विकास की दृष्टि से ये चार्टर अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम बात करें संवैधानिक विकास, तो संवैधानिक विकास की कड़ी में संवैधानिक विकास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम है 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम का जो निर्माण हुआ था वो तत्कालीन विधायिका को सशक्त बनाने के लिए किया गया। यानी 1853 ईस्वी का जो चार्टर अधिनियम था उसका निर्माण करने का जो वास्तविक उद्देश्य था वो ये था कि उस समय जो विधायिका थी उसको सशक्त बनाया जाए। इस अधिनियम के द्वारा क्या किया कि विधायिका का विस्तार किया गया। जो विधायिका थी उसका क्या किया गया, विस्तार किया गया। उसका यानी उसका आकार जो था वो और विस्तारित किया गया, बड़ा किया गया। गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें 6 नए सदस्यों को जोड़ा गया। जो गवर्नर जनरल था उसकी परिषद में 6 नए सदस्य और जोड़ दिए गए और इन जो 6 नए सदस्य जोड़े, इन सदस्यों में बंगाल, मुंबई, मद्रास और आगरा प्रांतों से प्रत्येक से एक एक प्रतिनिधि तथा एक एक मुख्य न्यायाधीश और एक कनिष्ठ न्यायाधीश शामिल थे। यानी जो 6 नए सदस्य जोड़े गए वो कहाँ से थे? बंगाल, मुंबई, मद्रास, आगरा प्रांतों से प्रत्येक एक एक प्रतिनिधि और मुख्य न्यायाधीश और एक कनिष्ठ न्यायाधीश शामिल थे। तो 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है परीक्षा की दृष्टि से। देखिए, पुनः एक रिवीजन। संवैधानिक विकास की दृष्टि से क्या था? महत्वपूर्ण था और तत्कालीन जो विधायिका थी उसको सशक्त बनाने के लिए इसका निर्माण किया गया। इसके द्वारा विधायिका का विस्तार किया गया और गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें 6 नए सदस्यों को जोड़ा गया और इन 6 नए सदस्यों में कौन थे? बंगाल, मुंबई, मद्रास, आगरा प्रांतों से प्रत्येक से एक एक प्रतिनिधि तथा एक मुख्य न्यायाधीश और एक कनिष्ठ न्यायाधीश शामिल थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। यानी जो विधायी कार्य और प्रशासनिक कार्य, उन दोनों को अलग अलग करने की व्यवस्था भी इस 1853 ईस्वी के चार्टर अधिनियम में की गई। विधि निर्माण हेतु भारत के लिए एक अलग 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई। यानी विधि निर्माण के लिए, कानून बनाने के लिए भारत के लिए एक अलग 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई। यहाँ से प्रश्न बनता है कि 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? तो वो था 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। ठीक है। विभिन्न क्षेत्रों व प्रांतों के प्रतिनिधियों को इसका सदस्य बनाकर सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया गया। ये भी महत्वपूर्ण है कि क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो वो था 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। परिषद की इस शाखा ने छोटी संसद की तरह कार्य किया। यानी ऐसा लगा जैसे एक छोटी संसद हो, संसद की तरह, यानी एक छोटी संसद की तरह इसने अपना कार्य शुरू किया। जो परिषद थी, उस विधान परिषद जो 12 सदस्य बनाई गई थी, उसने एक छोटी संसद की तरह कार्य करना शुरू किया। देखिए आगे, विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 12 कर दी गई तथा निदेशक मंडल, इनको आप ध्यान रखें दोनों चीज़ों को, कि जो विधान परिषद थी उस विधान परिषद में तो कुल सदस्यों की संख्या कितनी कर दी? बढ़ाकर 12। ठीक है। और जो निदेशक मंडल था उसके सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। यानी विधान परिषद में तो सदस्य बढ़ा दिए गए,
और निदेशक मंडल में सदस्यों की संख्या कम कर दी गई। यानी कि विधान परिषद में बढ़ाकर कर दिया 12 और निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से कर दी 18। 1853 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के द्वारा इनमें से 6 सदस्यों की नियुक्ति, अब ये भी महत्वपूर्ण है, 6 सदस्यों की नियुक्ति सीधे ब्रिटिश सम्राट द्वारा की जानी थी। यानी कि जो 6 सदस्य थे उनकी नियुक्ति सीधे सीधे ब्रिटिश सम्राट द्वारा की जानी थी। बहुत महत्वपूर्ण, तो यहाँ पर नोट करें आप कि विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 12 कर दी और निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी। और जो 6 सदस्यों की नियुक्ति थी ना, वो सीधे सीधे ब्रिटिश सम्राट द्वारा की जानी थी। आगे बढ़ते हैं, देखिए विधान परिषद का प्रमुख कार्य देश के लिए विधि बनाना था। जो विधान परिषद थी उसका प्रमुख कार्य क्या था? देश के लिए विधि बनाना था। किंतु इस विधि को अधिनियम बनने के लिए गवर्नर जनरल की अनुमति आवश्यक थी। देखिए यहाँ पर पेच फंस गया। जो विधान परिषद था उसका प्रमुख कार्य तो बता दिया कि भैया आपको देश के लिए विधि बनाना है, लेकिन इस विधि को अधिनियम बनाने के लिए गवर्नर जनरल की अनुमति बहुत आवश्यक थी। ऐसी विधियों पर गवर्नर जनरल वीटो भी कर सकता था। वीटो का मतलब वो मना भी कर सकता था। अगर विधान परिषद कोई विधि बना दे और गवर्नर जनरल को वो ठीक ना लगे तो उस पर वो वीटो भी कर सकता था, यानी कि उसके फैसले को पलट भी सकता था। बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के लिए एक पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया। जो बंगाल के प्रशासनिक कार्य थे उनके लिए क्या किया गया कि एक पृथक से अलग से एक लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया। ठीक है। विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। अब यहाँ पर देखिए विधि सदस्य जो था उस विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। लेकिन इसमें ध्यान रखें आप कि इस सदस्य को, जो विधि सदस्य था, उसको गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य तो बना दिया, लेकिन वो केवल परिषद की बैठक में भाग ले सकता था, मत नहीं दे सकता था। केवल बैठक में भाग ले सकता था लेकिन मत नहीं दे सकता था। कंपनी के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति के लिए सीधी भर्ती के स्थान पर प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार बनाया गया। ये ध्यान रखें कि जो कंपनी के महत्वपूर्ण पद थे उन पर नियुक्ति के लिए सीधी भर्ती के बजाय प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार बनाया गया कि कंपनी के जो महत्वपूर्ण पद हैं उन पर अब सीधी भर्ती के बजाय प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर उन पदों पर नियुक्ति दी जाएगी। और देखिए इस एक्ट द्वारा भारतीय प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण बढ़ गया तथा इसने भारतीय शासन को ब्रिटिश सम्राट को हस्तांतरित करने का मार्ग भी प्रशस्त कर दिया। कहने का मतलब ये था कि अब भारत पर सीधे सीधे एक तरह से ब्रिटिश पार्लियामेंट जो थी उसका अधिकार, उसका प्रभाव हो गया। यानी वहीं से नियम कानून जो थे उनके अनुमति से ही सारा कुछ हो रहा था। तो कहने का मतलब इस एक्ट द्वारा भारतीय जो प्रशासन था उस पर संसदीय नियंत्रण बढ़ गया था और इसने भारतीय शासन को अब वो सीधा हस्तांतरित हो गया। कहाँ? वो ब्रिटिश सम्राट को हस्तांतरित हो गया। तो इस प्रकार ये एक महत्वपूर्ण 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम जो महत्वपूर्ण था और ये 1793 से लेकर 1853 के जो चार्टर अधिनियम थे उनमें निर्णायक भी था और महत्वपूर्ण भी था और अंतिम चार्टर भी इसको हम कह सकते हैं। तो साथियों ये था 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। आशा है आपको समझ आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।